पता है, साल 1900 में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसी स्पीच दी थी जो आज भी लोगों का दिमाग घुमा देती है। उन्होंने मन की उन शक्तियों की बात की थी जो हमें विज्ञान की समझ से भी परे लगती हैं। तो चलिए आज उनके बताए कुछ अनोखे अनुभवों और विचारों को जरा समझते हैं। तो क्या सच में कोई इंसान दूसरे के मन की बात जान सकता है, बिल्कुल फिल्मों की तरह? ये सवाल हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने इस सवाल को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। तो चलिए उन्हीं घटनाओं में से कुछ कहानियों को देखते हैं, और ये कहानियां सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब विवेकानंद की अपनी आंखों के सामने हुआ था। पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो मन पढ़ सकता है। तो विवेकानंद और उनके कुछ दोस्त उसकी परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने क्या किया, अपने सवाल कागज पर लिखे और अपनी अपनी जेब में रख लिए। सोचा चलो देखते हैं इसे कैसे पता चलेगा। लेकिन जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। उस आदमी ने न सिर्फ उनके जेब में रखे सवालों के सही सही जवाब दिए, बल्कि संस्कृत का एक लंबा सा वाक्य भी लिखकर दिखा दिया। और कमाल की बात यह थी कि यह वाक्य किसी किताब में नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद के दिमाग में था। अब बताइए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अच्छा, एक कहानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली सामने आती है। हैदराबाद में एक ब्राह्मण थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो हवा में से चीजें पैदा कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। अंगूर के गुच्छे, ऐसी नारंगियां जो उस मौसम या उस इलाके में मिलती ही नहीं थीं, और तो और ताजे गुलाबों का एक बड़ा सा ढेर जिनकी पंखुड़ियों पर सुबह की ओस तक टिकी हुई थी। और ये सब कुछ कई लोगों की आंखों के बिल्कुल सामने हुआ। अब देखिए, ऐसी चीजें देखकर या सुनकर किसी के भी दिमाग में दो ही बातें आती हैं। या तो ये सब आंखों का धोखा है, कोई चालाकी है, या फिर इसमें कोई बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। क्या ये कोई चमत्कार था या बस हाथ की सफाई? स्वामी विवेकानंद ने भी इस पर बहुत सोचा, लेकिन उनका जो नजरिया था ना, वो बिल्कुल अलग था। वो हमें एक नई ही दिशा दिखाता है। उनका तर्क बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि नकल हमेशा असली चीज की ही होती है ना? अगर दुनिया में धोखेबाज हैं जो ऐसी शक्तियों का नाटक करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं असली शक्ति भी मौजूद है जिसकी वो नकल कर रहे हैं। धोखाधड़ी का होना ही इस बात का सबूत है कि कुछ असली भी है। तो फिर सवाल यह है कि ये असली शक्ति है क्या? इसका आधार क्या है? यहां पर विवेकानंद एक बहुत ही गहरी थ्योरी सामने रखते हैं, और वो है एक सार्वभौमिक मन का सिद्धांत। इस थियोरी के मुताबिक हम सबके दिमाग अलग अलग दिखते तो हैं, पर असल में हम सब एक ही विशाल चेतना, एक कॉस्मिक माइंड का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर में लाखों करोड़ों लहरें उठती हैं, पर है तो सभी उसी एक समंदर का पानी। हम सब भी एक दूसरे से अदृश्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से जब किसी एक दिमाग में कोई बहुत मजबूत विचार उठता है ना, तो वो एक वाइब्रेशन की तरह, एक लहर की तरह फैलता है। और अगर कोई दूसरा दिमाग उस वाइब्रेशन को कैच कर ले, तो वही विचार उसके मन में भी आ जाता है। इसी को विचार संचरण या थॉट ट्रांसफरेंस कहा गया। लेकिन मन की शक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इससे जुड़ी एक और चीज है जिसका असर हम रोज देखते हैं, पर शायद उतना गौर नहीं करते, और वो है पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व। विवेकानंद का मानना था कि शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है किसी इंसान का व्यक्तित्व। सोचिए, जब कोई ऐसा इंसान कमरे में आता है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस होती है, उसका एक प्रभाव पड़ता है। उनके हिसाब से किसी भी इंसान का जो असर होता है ना, उसका 2/3 हिस्सा उसकी पर्सनैलिटी से आता है और सिर्फ 1/3 उसके शब्दों या विचारों से। असली शक्ति तो व्यक्तित्व में है। दुनिया के जितने भी महान नेता हुए हैं ना, उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके विचार नहीं थे, बल्कि उनका वो कमाल का व्यक्तित्व था। उनकी पर्सनैलिटी में ही वो एक तरह का चुंबक था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। असल में मायने तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही रखता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी मानसिक शक्तियां और ऐसी चुंबकीय पर्सनैलिटी विकसित की जा सकती है? विवेकानंद कहते हैं हाँ, बिल्कुल, और इसका रास्ता है राजयोग। वो इसे धर्म नहीं, मन का विज्ञान कहते हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक पूरा साइंटिफिक तरीका है अपने मन की गहराइयों को समझने का, उसे कंट्रोल करने का और उसकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का। इसका मकसद है अपने ही मन का मालिक बन जाना।
ताकि एक इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और क्या पता ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को भी जान सके। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है और उसे विकसित करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी मौजूद है, तो फिर हमारी अपनी शक्तियों की असली सीमा क्या है? क्या वाकई कोई सीमा है भी, या ये बस हमने खुद बना रखी हैं?